हेलो स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट वीडियो हमने बेसिक आइडिया देखा है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी का, और उसमें ही हमने देखा है कि जब एसी इज अलाउड टू पास थ्रू रजिस्टर, सो व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ। देखो, आपको क्या क्या चीज कवर करनी है किसी भी एक टॉपिक पर, वो मैंने लिख के आपको बताने की कोशिश की है। इस कि पहले सर्किट डायग्राम बनाना है आपको। जैसे मेरा अभी का टॉपिक है एसी थ्रू इंडक्टर, तो सबसे पहले मैं एसी थ्रू इंडक्टर का सर्किट डायग्राम बनाऊंगी, फिर मैथमेटिकल फॉर्म निकालूंगी कि हाउ आई कैन कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एंड द करंट, उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म बोलेंगे। फेजर डायग्राम जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, यानी जो भी फेज चेंज आएगा फाई, उसके हिसाब से हम इंड्यूस करंट एंड ईएमएफ की वैल्यू के बीच में फेज डायग्राम बनाएंगे। वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे हम, जो सॉलिड लाइन हम ईएमएफ ई से बनाते हैं और डॉटेड लाइन की हम करंट बताते हैं। और कंक्लूजन लिखेंगे, जैसे हमने रजिस्टर में कंक्लूजन लिखा था कि व्हेन इट इज अलाउड टू पास थ्रू आर AC, the current and the EMF is in phase या constant phase या there is no phase change, यानी करंट और EMF एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। अब यहाँ एक हम नया टर्म पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू आर गोइंग टू यूज, क्योंकि एक नया टर्म है जिसको हम x और सफिक्स में छोटा सा l लिखते हैं, x l से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। द फर्स्ट मुझे सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम में मैंने क्या कहा, इंडक्टर है, इंडक्टर को हम कैसा सर्कुलर लार्ज नंबर ऑफ टर्न से डिनोट करते हैं और AC अलाउ करेंगे। दिस इज माई सर्किट डायग्राम। ये बात हम जानते हैं कि इंडक्टर का इंडक्टेंस L होता है और इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा कंसेप्ट, माइनस L di बाय dt। ये बात आपको कहाँ से पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, कि इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो माइनस L di बाय dt होता है, क्योंकि आपकी लाइन्स ऑफ फोर्स बदलती है। इंडक्टर का कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर से लिया है, करेक्ट। लेकिन जो अप्लाइड ईएमएफ हमारा E होता है वो कितना है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑलवेज, ये मेरी पहली इक्वेशन हमेशा रहेगी। अब आपने जब अप्लाई किया तो करंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना है, di बाय dt है। तो आप कहेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है सर्किट में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। तो वहां पे अगर कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, इन दैट केस व्हाट विल बी देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप। ये ध्यान रखना है आपको। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो मैं कह सकती हूं कि E जो हमारा ईएमएफ अप्लाइड है प्लस जो मैंने ये माइनस L di बाई dt जो मेरा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ये दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा, व्हेन देयर इज नो सर्किट एलिमेंट विच इन विच देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप। अगर ये कंडीशन हमारी है तो या हम डायरेक्टली ये चीज कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू L di बाय dt। ठीक है, माइनस साइन क्यों आता है, लेंजेस लॉ से, ये भी हमने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में देख रखा है। अब देखिए, मेरे पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू है, L मेरा इंडक्टेंस है, मुझे di से I निकालना है, बिकॉज I इज विश टू फाइंड आउट करंट। मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने आपको बताया करना क्या है, E और I का रिलेशन निकालना है, करेक्ट। तो अब देखिए मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और dt भी यहाँ कर दिया, यहाँ सिर्फ di बचा, है ना। तो अब di से I निकालने का एक ही तरीका है कि आई हैव टू इंटीग्रेट E जो है, मैं उसकी अगर वैल्यू पुटअप कर दूं बाय L dt, तो मेरा ये पूरा टर्म इंटीग्रेट होगा। इस टर्म में कांस्टेंट मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो di का इंटीग्रेशन तो I हो गया, E नॉट बाय L आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन के अंदर बचा साइन ओमेगा t dt। अब जिन बच्चों को 12th में भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का डाउट है, तो बेटा आई विल रिक्वेस्ट यू गो फॉर द बेसिक मैथमेटिकल टूल ऑफ क्लास 11th इन माय वीडियो। उसमें मैंने आपको सेम एग्जांपल सॉल्व करके बार बार दिखाया है। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, या तो आप उसे बाय हार्ट करिए। और कैसे आता है इसे अगर आपको समझना है देन आपको वापस 11th का टॉपिक ध्यान देना पड़ेगा,
है ना। तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, तो मुझे आई क्या मिला, ई नॉट बाय ओमेगा एल विथ माइनस साइन और ब्रैकेट के अंदर है कॉस ओमेगा टी। करेक्ट। अब मुझे जो कॉस है वो साइन के फॉर्म में चाहिए है, इंक्लूडिंग योर दिस माइनस साइन। करेक्ट। तो अगर मुझे साइन को कन्वर्ट करना है देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। मैं लिख के आपको बता दे रही हूं कि माइनस कॉस ओमेगा टी अगर मुझे कन्वर्ट करना है देन इट विल बी माइनस साइन, ब्रैकेट में आएगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, यानी आपको क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे ये माइनस साइन अगर नहीं चाहिए है देन ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 में इंटरचेंज कर सकती हूँ। सो व्हाट आई कैन राइट, I can write I is nothing but E naught by omega L। अब ये माइनस और cos ओमेगा टी मैं किससे रिप्लेस करूंगी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 से। ये आपका कन्वर्ट हो गया है सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके, सॉरी माइनस पाई बाय 2 है ना, तो इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हैं। अगर प्लस पाई बाय 2 होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। करेक्ट। तो ये आपने कहा कि माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इज नथिंग बट माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये पूरा रिप्लेस हो गया है। अब ये हमारा जो टर्म बचा ना ई नॉट बाय ओमेगा एल, इसे मैं नए कांस्टेंट आई नॉट से रिप्लेस कर देती हूँ और मुझे मिलेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। दिस इज नाउ माई इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो मैथमेटिकल फॉर्म में मुझे आई जो मिला है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मिला है, और जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी अगर मैं कंपैरिजन देखूं दोनों इक्वेशन के बीच में, तो ये मेरी इक्वेशन 1 थी और ये मुझे जो मिली है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये सेकेंड है। तो माइनस पाई बाय 2 का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब करंट इज लैगिंग बिहाइंड देन ईएमएफ, यानी ईएमएफ आगे चल रहा है और करंट फेज पाई बाय 2 से पीछे चल रहा है ईएमएफ से। और हम उल्टा भी कह सकते हैं कि ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट। तो अगर अब देखिए मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ तक का तो फेजर आई एम ऑलवेज क्लियर ना, ये तो मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है कि ये इतना रहता ही है। अब जैसे मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, यानी आपका करंट जो है वो यहाँ आएगा और आई और ई आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बिकॉज देयर फेज चेंज ऑफ 90 डिग्री, यानी करंट जो है वो पीछे चलता है और ईएमएफ है जो वो आगे चलता है। तो उसमें लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 व्हेन एसी इज अलाउड टू पास थ्रू इंडक्टर। और आप कह सकते हैं कि ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट व्हेन एसी इज अलाउड टू पास थ्रू इंडक्टर। अभी मैंने आपको वेव फॉर्म में बता रखा था कि सॉलिड लाइन क्या बताती है, आपकी ईएमएफ बताती है, तो वो तो एज इट इज रहेगी। लेकिन आपका करंट जो लैगिंग बिहाइंड है वो डॉटेड लाइन यहां से चालू करेगा, बिकॉज जब ईएमएफ बढ़ गया है तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड। तो अब आप फिर इसे नाम दे सकते हैं पाई बाय 2, अगला क्या था पाई, फिर 3 पाई बाय 2 एंड बाद में 2 पाई। This side you are having omega t and this side you are having what? E and I both. Okay, so this is how I have done कि जब करंट इंडक्टर से पास होता है तो क्या होता है। Now आपका जो नया टर्म मैंने कहा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो क्या होता है। आपने देखा है कि मैंने आई नॉट जो कांस्टेंट टर्म कंसिडर किया है वो क्या है, ई नॉट बाय ओमेगा एल है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ओम्स लॉ को रिवाइज करते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, और R क्या होता है V बाय आई, जिसे हम कुछ नहीं बट E बाय आई कह सकते हैं। तो E बाय आई क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब अगर आपने रेजिस्टर लिया है तो वन हु रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, यही होता है ना। तो देखिए इसी टर्म से अगर मैं E बाय आई की जगह कहूँ कि E नॉट बाय आई नॉट क्या है, तो ई नॉट बाय आई नॉट कैसे निकालूंगी, मैं उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना, यही होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। यानी ई नॉट बाय आई नॉट एक हमारा ऐसा टर्म है जो एसी को रेजिस्ट करता है व्हेन यू अलाउड टू पास थ्रू इंडक्टर। तो इसे अब मैं एक नया टर्म दूंगी एक्स एन छोटा सा एल, जिसे कहेंगे ओमेगा एल। ओमेगा के साथ एल मल्टीप्लाइड है और यहाँ जो एल है वो इंडक्टर बताता है
कि इट इज एन इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम वही है जो रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टर में इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी एक्सएल क्या होगा 2 पाई एफ इंटू एल, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा इज 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, यानी एक्सएल जो है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका आपको फॉर्मूला मिला ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। इस एक्सएल का वही काम है इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस का काम है रेजिस्टर में, यानी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। एल इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ योर इंडक्टर। अब मैं कहूं कि डीसी जो करंट होता है, डायरेक्ट करंट, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो एक्सएल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर डीसी को हम इंडक्टर से पास करें सो देयर इज नो अपोजिशन, है ना, यही मतलब हुआ इसका। और मैं कहूं कि एसी जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग करंट होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी कहीं ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी इज इन्फिनिटी, तो मतलब एक्सएल भी इन्फिनिटी हो गया, यानी जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी अपोजिशन ज़्यादा है। तो इंडक्टर जो होता है उसमें आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा कि इंडक्टर अलाउ द डीसी टू पास थ्रू इट, डीसी को वो अलाउ कर देता है जाना, बट इट विल रेसिस्ट द पाथ ऑफ एसी। सो हमें एक क्वेश्चन मिलेगा और ये कई बार पूछता है कि व्हाट इज अ रीजन दैट इंडक्टर ऑफर्स, ये क्वेश्चन मैं आपको लिख देती हूँ कि इंडक्टर्स जो हैं वो ऑफर करते हैं इजी पाथ टू डीसी। क्यों इजी पाथ करते हैं वो डीसी के लिए? एंड दे रेसिस्ट, वो रेसिस्ट करते हैं, दे रेसिस्ट टू एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट को रेसिस्ट करते हैं यानी अपोज करते हैं। तो उसका रीजन यही है कि एक्सएल इज 2 पाई एफ एल, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती इसलिए अपोजिशन नहीं होता है, रिएक्टेंस नहीं होता है, और एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इससे रिएक्टेंस भी ज्यादा होता है या अपोजिशन ज्यादा होता है। अब मैं बैक टू बैक वीडियो दे रही हूँ क्योंकि आप एक एक वीडियो देखते जाएंगे तो आपके नोट्स क्लियर होते जाएंगे। तो अगला जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हाउ एसी इज अलाउड टू पास थ्रू कैपेसिटर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट, और एक हम नया टर्म पढ़ेंगे एंड दैट इज व्हाट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।